और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 22वें दिन, जहां पर 7,000 रूसी सैनिक मारे जाने का दावा किया गया है और अब तक 14,000 रूसी जवान घायल हो गए हैं, ये कहना है यूक्रेन का। यूएस मीडिया के हवाले से ये खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर लगातार भारी नुकसान पहुंचाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। और अब यूएस मीडिया ने भी, अमेरिकी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी। बाकायदा एक के बाद एक कई सारे वीडियोस भी यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किए जा रहे हैं, ताकि दुनिया में भी इसका एक साफ संदेश जाए कि किस तरीके से डटकर सामना किया जा रहा है रूसी सेना का, और रूसी सेना के हर काफिले को ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक कई सारे अटैक्स, और रात के अंधेरे का ये वक्त है। ड्रोन से सैटेलाइट इमेजेस लगातार सामने आ रही हैं इसको लेकर, और तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि चप्पे चप्पे पर अब रूसी सैनिक वहां पर डटे हुए हैं। ऐसे में मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की सेना की ओर से भी की जा रही है। वहीं यूक्रेन ने खेरसोन एयरपोर्ट पर रूसी फौज के 3 हेलीकॉप्टरों को ढेर करने का दावा किया है। उसने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर आग की लपटों के बीच गिरा हुआ नजर आया और आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छाया दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर हवाई हमले की तैयारी में थे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन्हें पहले ही ढेर कर दिया। जहां एक तरफ रूसी फौज यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है, वहीं यूक्रेन के भी ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को भी काफी नुकसान हो रहा है। उधर मुंबई के कोलाबा इलाके में आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स की बस में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बस को निशाना बनाने का आरोप राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं पर लगा, जिन्होंने कोलाबा इलाके के एक होटल की पार्किंग में खड़ी दिल्ली कैपिटल्स की बस में तोड़फोड़ की। इसके बाद उन्होंने वहां खूब नारे भी लगाए। यही नहीं, आरोपियों ने बस पर अपनी पार्टी के पोस्टर भी चिपकाए। हालांकि इस बस में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लेकिन एमएनएस कार्यकर्ताओं की मांग है कि मुंबई में खेले जाने वाले आईपीएल के सभी मैचों के दौरान बसों समेत दूसरी चीजों के कॉन्ट्रैक्ट स्थानीय लोगों को मिले, न कि दूसरे राज्यों के लोगों को। उनकी मुख्य नाराजगी की वजह उन बसों का कॉन्ट्रैक्ट है जिन्हें आईपीएल प्रशासन ने दिल्ली की एक कंपनी को दिया है, जिनके जरिए खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम और फिर होटल तक पहुँचाया जाता है। इसी मुद्दे पर एमएनएस ने आईपीएल प्रशासन को अपना फैसला बदलने के लिए चेतावनी दी। हमने हमारे हिसाब से उनको सबक सिखाया है, अगर वो सबक सीखते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें सबक सिखाने के और भी रास्ते मालूम। इसके साथ ही एमएनएस की तरफ से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग भी की गई। और फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री करने का दबाव बढ़ा दिया है और ऐसा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी है। वहीं सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करने के संकेत दिए हैं। उनकी चुप्पी और खामोशी ये स्पष्ट बताती है कि सत्ता के लालच में वे हिंदुत्व त्याग चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यदि इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर तांडव करेगा। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि कश्मीरी पंडितों के इतिहास को बताने वाली सच्चाई को, इस फिल्म को वे टैक्स फ्री करें, अन्यथा हिंदू समाज सड़कों पर उतर करके तांडव करेगा। उधर चीन में फटा कोरोना बम बेकाबू होता जा रहा है। वहां वायरस बिजली की स्पीड से ऐसे फैल रहा है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक महीने पहले फरवरी में जहां चीन में कोरोना मरीजों की संख्या कुछ दर्जन थी, मार्च के 15 दिन होते ही वो तादाद 5,000 को पार कर गई। एक दिन पहले चीन में 5,100 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। ये आंकड़ा सुनने में बेहद मामूली है, लेकिन चीन के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि ये ऐसी कोरोना लहर है जो चीन ने 2 साल पहले महामारी शुरू होने से लेकर अब तक नहीं झेली थी। उसके 3 करोड़ 70 लाख लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बंद हैं। चीन में लॉकडाउन से वहां के लोग तो परेशान हैं ही, वहां काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों को भी धक्का लगा है। लॉकडाउन की वजह से उनका काम ठप पड़ गया है। कार बनाने वाली कंपनियां टोयोटा, फोक्सवैगन और एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी को अपना काम रोकना पड़ा है। सबसे बुरा हाल तो उत्तर पूर्वी चीन के जिलिन प्रांत का है। वहां कोरोना मरीजों की ऐसी सुनामी आ चुकी है कि पहले तो उसकी बस राजधानी चांगशुआन में लॉकडाउन लगा था, अब पूरे के पूरे प्रांत की 2 करोड़ 40 लाख आबादी घरों में कैद हो गई। 2 साल पहले कोरोना महामारी की शुरुआत में लगे लॉकडाउन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब चीन ने पूरे के पूरे प्रांत में ही बंदिशें लगा दी। मतलब हालात वहां बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। लोगों के घरों से बाहर निकलने की मनाही है।
पुलिस से इजाजत लिए बिना कोई भी शख्स जिलीन प्रांत से बाहर भी नहीं जाया जा सकता। दक्षिण में बसे चीन के टेक्नोलॉजी हब शेनचेन शहर में भी कोरोना ने कहर ढाया हुआ है। वहां के 1,25,00,000 लोग भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। बसें और मेट्रो बंद कर दी गई हैं। लोगों को अपने घरों से ही दफ्तर का काम करने को कहा गया है। पाबंदियों की आंच राजधानी बीजिंग के पड़ोस तक आ गई है। एक दिन पहले प्रशासन ने बीजिंग से लगने वाले लंगफांग शहर में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दे दिया था। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बहाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों की ही तरह पश्चिम बंगाल में अब हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है। और इस मुद्दे को उठाकर गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। वही रोल है ममता बनर्जी का, जो कभी कश्मीर में राजनेताओं का, चाहे फारूक हो, कांग्रेस हो। आज बंगाल अगला कश्मीर होगा अगर बंगाल के हिंदू अभी अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़े तो। गिरिराज सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल के कई जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी गिरिराज सिंह के सुर में सुर मिलाते दिखे। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बंगाल में भी आने वाले समय में कश्मीर जैसे हालात बनने की आशंका जताई और राज्य के हिंदुओं से जागरूक होने के लिए द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने की अपील की। द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए लोगों का थिएटर्स में जाने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भोपाल में फिल्म देखी और इसे कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की जीती जागती मिसाल बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने भी बुधवार को अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ रायपुर में फिल्म देखी। भूपेश बघेल ने फिल्म में एक तरफा सच्चाई दिखाने का आरोप लगाया। पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। हालांकि जो हीरो कृष्णा है वो उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सबकी हत्याएं हुई है और मंदिर भी तोड़े गए और मस्जिद भी तोड़े गए। तो टेररिस्ट की जो है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ नाटो ने रूस को उकसाने वाला एक अभ्यास छेड़ दिया है। 30,000 सैनिक एक साथ इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जो बर्फ के बीच दुश्मन का खात्मा करने के लिए अभ्यास करने में लगे हैं। 30,000 सैनिकों का यह अभ्यास नॉर्वे में चल रहा है। सफेद वर्दी पहने सैनिक बर्फीली चट्टानों के बीच आधुनिक हथियारों के साथ अभ्यास करते दिखे। ऐसा अभ्यास की जरूरत पड़े तो सैनिक बर्फ में ही छिप जाएं। नाटो के सभी 30 सदस्य देशों की मौजूदगी इस अभ्यास में है। नॉर्थ सी में भी सैनिकों का अभ्यास हुआ, जिसमें सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर तक शामिल किए गए। अभ्यास के वीडियो भी नाटो देशों की तरफ से ही जारी किए गए और संकेत ऐसा गया कि यह अभ्यास कम और रूस को चेतावनी ज्यादा है, जिसकी 2 वजह हैं। पहला टाइमिंग और दूसरा लोकेशन। मतलब यह कि जब रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर जंग छिड़ी है, उसी वक्त रूस के करीब नाटो देशों का अभ्यास रूस को उकसाने वाला है, या शायद यह चेतावनी देने वाला है कि अगर नाटो देशों पर संकट आया तो रूस के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यह समझना कि नॉर्वे में इस अभ्यास का होना अहम क्यों है। नॉर्वे की सीमा लगती है फिनलैंड और स्वीडन से। दोनों ही ऐसे देश हैं जो नाटो की सदस्यता लेने की कोशिश में है और दोनों ही देशों को रूस बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर नाटो की सदस्यता ली गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहां तक कि एक बार तो रूस अपने जंगी जहाजों को भी स्वीडन की वायु सीमा में भेजकर सावधान कर चुका है। अब स्वीडन के पास नॉर्वे में नाटो का अभ्यास केवल रूस को ताकत दिखाना ही नहीं, बल्कि स्वीडन और फिनलैंड का हौसला बढ़ाने वाला भी है। रूस के लिए स्वीडन और फिनलैंड में नाटो का पहुंचना भी ठीक वैसा ही है जैसा यूक्रेन में नाटो का पहुंचना। मतलब यह कि जब यूक्रेन पर आक्रमण हो सकता है तो स्वीडन और फिनलैंड में नाटो का दखल भी जंग की चिंगारी को हवा दे सकता है।